कोरोना काल में व्हाइल द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और बिहार गवर्नमेंट वाज लुकिंग द अदर वे, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर वो पैदल ही आ रहे थे। नेबरिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर योगी सरकार उनको बसों में और हर जगह उनके लिए इंतज़ाम कर रही थी। जब नीतीश सरकार की यहाँ पर छीछालेदर होती है, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत उनको सुविधाएँ दी गई हैं। और वर्कर्स जब आ गए, क्वारंटाइन होने के बाद जब आ गए, आपको पता है कि इसी राज्य में एक मेमूथ एक्सरसाइज किया गया था स्किल मैपिंग का। आप सोचिए, स्किल मैपिंग आपने जब कर लिया 30-32 लाख वर्कर्स का, आपके पास कितना ह्यूज डाटा बैंक है। आप चाहें तो उस ह्यूज डाटा बैंक से बिहार को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। नीतीश कुमार की खुद की क्रिएशन है। ये आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा के लिए कुछ हद तक बैगेज होगा? आप बगल के राज्यों को ही देख लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि भाजपा के लिए बैकअप होगा। और ये कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कुछ कमियां और आपने जो प्रश्न उठाए वो भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, मैं मानता हूं। देखिए, कानून व्यवस्था कितनी भी दुरुस्त हो, छोटे मोटे अपराध जो गैर संगठित अपराध हैं उनको आप नहीं रोक सकते हैं। कि प्रशांत किशोर जी का क्या रोल होगा, तो आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में हमेशा जो दो मुख्य पार्टियां होंगी, चाहे वो महागठबंधन या एनडीए के जो कैंडिडेट होंगे, उसके अलावे हमेशा तीसरे चौथे नंबर पर भी कुछ महत्वपूर्ण कैंडिडेट हुआ करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं या कभी छोटे दलों से होते हैं। और ये होते हैं, इस तरह के लोगों को ही वो चुन चुन कर खोज रहे हैं प्रशांत किशोर जी। कि एक दिन मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन जहां तक जो स्ट्राइक रेट की बात थी, वो वैसी सीटें थी जो एनडीए हमेशा जहां से अच्छा प्रदर्शन करती है, उनकी सीटों पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया। एनडीए के सारे कद्दावर नेता गए और तब जाके वो सीटें निकली। अब ये महज संजोग की बात है कि उनकी 5 सीटें निकली। देखिए, अगर निशांत जी राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। जहाँ तक आप परिवारवाद की बात करते हैं, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर उसका माता पिता राजनीति में है, इससे उसको आप राजनीति के अयोग्य घोषित कर दे, तो मुझे लगता है कि यह अन्याय होगा। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और आप देख सकते हैं आज हमारे साथ भाजपा के नेता डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, राजनीति का शौक चढ़ा है, लेकिन आज जो डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। और सवाल आज एक डॉक्टर से नहीं होगा, आज सवाल एक पॉलिटिशियन से हम करने वाले हैं और सवालों की झड़ी होने वाली है। क्योंकि देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि अब चुनाव की सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है बिहार में। प्रधानमंत्री का दौरा पे दौरा हो रहा है, उधर राहुल गांधी भी लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं। और जो स्थिति उत्पन्न हो रही, मुझे लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं थोड़ी सी पशुपेश की स्थिति में है। भाजपा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो डर सता रहा है 2015 का भाजपा को। और शायद यही भाजपा चाह रही है कि इनके पाले में नीतीश भी रहे, चिराग भी बने रहे, मुकेश सहनी से भी बातचीत चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो आपका कुनबा है ये बिल्कुल इंटैक्ट रहे। और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान अपने आप को असर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान के पार्टी के अंदर से लगातार ये मांग उठ रही है कि भाजपा को चाहिए कि अब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दे। चिराग पासवान रैली करते हैं आरा में और कहते हैं हम सब 243 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? ओवर एम्बिशियस चिराग पासवान हो गए हैं और डज इट गो डाउन वेल विद द बीजेपी? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ओवर एम्बिशियस है। हालांकि राजनीति में आप तभी तक इस्टेब्लिश्ड हैं जब तक आप एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है राजनीति में जीवित रहने के लिए, लेकिन ओवर एम्बिशियस है ये आपका आकलन हो सकता है। एज ए पार्टनर जब हम अपनी पार्टी के उनको गठबंधन सहयोगी के तौर पर देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है। हर पार्टी अपना वजूद तलाशने के लिए या अपने आधार को बढ़ाने के लिए इस तरह की रैलियां करती हैं और इसमें तैयारी होती है। जब उन्होंने 243 का जिक्र किया तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि ये 243 पर एनडीए के लोग लड़ेंगे। और चूंकि जब एनडीए का चाहे वहाँ लोजपा की कैंडिडेट खड़े हो या नहीं हो, या बीजेपी के हो या जेडीयू के हो, तो हर सीट पर सारे गठबंधन सहयोगी का सहयोग आवश्यक है। उनके भी कुछ मतदाता हैं जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट को देंगे, या जहाँ उनके कैंडिडेट होंगे वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे वोटर हैं सहयोग करेंगे।
तो उनके कहने का तात्पर्य यही था। वो राजनीति में ओवर एम्बिशियस हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो हमारे गठबंधन सहयोगी हैं, और हमारे गठबंधन सहयोगी जैसा कि पार्टी का ये मानना है या हमारी जो तैयारी है कि जो भी हमारे गठबंधन सहयोगी हैं वो हमारे साथ उतनी ही मजबूती से जुड़े रहें, चाहे वो केंद्र में हो या चाहे राज्य में हो। और बिहार की जो राजनीति है उसमें गठबंधन का बड़ा महत्व है। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का कोई वैक्यूम नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि ये बात सही है कि अब धीरे धीरे बिहार में राजनीतिक परिदृश्य चेंज हो रहा है और जनरेशनल चेंज ओवर हो रहा है। जो एक राजनीति का युग था, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, जनरेशनल एक चेंज हो रहा है। इस पर भी बहुत आपसे चर्चा करेंगे कि 2005 फरवरी मार्च का दौर वो था जब चाबी जेब में रख ली गई थी और प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ गया था। लेकिन शायद चिराग पासवान ने, मुझे लगता है कि ही प्रूव टू बी मोर मैच्योर देन हिज ओन फादर। उन्होंने जब खुद को लगातार कहते रहे कि हम तो भाई हनुमान हैं, द बीजेपी केप्ट लुकिंग द अदर वे, लेकिन इसके बावजूद हौसला नहीं हारा। और आप देखिए कि जिस पार्टी से 5-5 उनके एमपी छिटक गए हों, चाचा जी ने इस तरीके से पार्टी ही तोड़ दी। आखिरकार चिराग पासवान ने वो हासिल कर ही लिया और आज उनके चाचा हाशिए पर आ गए हैं। और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर से अब ये बातें भी निकल के आ रही हैं कि मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। भाजपा को मान्य होगा क्या ये? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी पार्टी में किसी ने इस तरह की मांग की है। यहीं पर पॉडकास्ट हमने किया, बहुत सारे लोजपा के नेता है वो चाह रहे हैं कि चिराग पासवान वाइडली एक्सेप्टेबल चेहरा। अच्छा चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं भूल रहा हूं कि मैं भाजपा के प्रवक्ता से ही पूछ रहा हूं, मैं एक बिहार के वोटर से पूछ रहा हूं कि चिराग पासवान की एक्सेप्टेबिलिटी जाहिर तौर पर लगभग हर तबके में है। देखिए दलित नेता हैं, लेकिन द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, आप नहीं देखोगे कहीं पे भी किसी तरीके से अभी तक चिराग पासवान का कोई ऐसा कोई डेरोगेटरी कहीं पर रिमार्क हो, या आप कह सकते हैं कि ओछी राजनीति का उन्होंने परिचय दिया हो। मुझे लगता है कि शायद उनकी एक्सेप्टेबिलिटी फॉरवर्ड कास्ट में भी उतनी ही होगी जितनी दलितों में है। तो क्यों नहीं बन सकते? देखिए ऐसा इसलिए है कि वो किससे जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसा बड़ा वटवृक्ष और छत्र छाया है। इस पार्टी ने देश के हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को छुआ है। सबके विकास की चिंता रहती है। तो पार्टी में निगेटिव सर वटवृक्ष के नीचे दूसरा पौधा नहीं पनप सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पार्टी सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपने कहा कि चिराग पासवान जी ने बहुत धैर्य रखा, भाजपा ने उनको नज़रअंदाज किया फिर भी, लेकिन उस धैर्य का बीजेपी ने भी उतना ही सम्मान किया। वो सिर्फ एक अकेले एमपी थे और जब उनकी पार्टी से गठबंधन हुआ तो हमने 5 सीटें उनको दी, 5 सीटें उनके चॉइस की दी। तो भाई और जब वो 5 सबसे बढ़िया, ठीक है, वो स्ट्राइक रेट एनडीए की स्ट्राइक रेट थी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो सिर्फ चिराग पासवान जी वो उस तरह से नहीं कर पाई। और अब चूंकि स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा तो ओवर एम्बिशियस आखिर क्यों ना हो चिराग पासवान? नहीं, स्ट्राइक रेट से वो ओवर एम्बिशियस नहीं हो रहे। एम्बिशियस होना हर आदमी का, मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट है। राजनीति में है तो हर आदमी सोचेगा कि एक दिन मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन जहां तक जो स्ट्राइक रेट की बात थी वो वैसी सीटें थी जो एनडीए हमेशा जहां से अच्छा प्रदर्शन करती है उनकी सीटों पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया। एनडीए के सारे कद्दावर नेता गए और तब जाके वो सीटें निकली। अब ये महज संजोग की बात है कि उनकी 5 सीटें निकली और कुछ अंतिम फेज में इस तरह के समीकरण बन गए कि हमारी कुछ श्योर शॉर्ट सीटें भी जाती रहीं। तो ये होता है चुनाव में, ऐसे कभी कभी अप्रत्याशित निर्णय आते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि प्रदर्शन आपका यहाँ, और मैं यही कहूंगा कि और वो प्रदर्शन इसलिए बेहतर रहा क्योंकि आपके साथ चिराग पासवान भी थे और आपके साथ नीतीश कुमार भी थे। यानी कि 2015 वाला इरिटेंट फैक्टर नहीं था, या 2020 के विधानसभा चुनाव का इरिटेंट फैक्टर नहीं था, जहां चिराग पासवान ने अपने तमाम कैंडिडेट्स जदयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ खड़े कर दिए थे। तो इस बार इक्वेशन आपको कैसा समझ में आ रहा है? हालांकि ये बात अंदर खाने से निकल करके तो आ रही है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कोशिश कर रहा है कि मुकेश सहनी को भी साध लिया जाए। मुकेश सहनी आते हैं तो एक विनिंग फार्मूला हो सकता है, नहीं आते हैं तो ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार तो एक पासंग की तरह हैं, तराजू के जिस पलड़े पर उनको रख दिया जाए वो पलड़ा भारी हो जाता है। ये बात कही जाती है शायद इसके लिए नहीं, ऐसा जो नहीं, इंडिस्पेंसिबल हैं आपके लिए। नहीं, तो ये इस बार इक्वेशन क्या? क्योंकि देखिए पिछले बार के विधानसभा में चुनाव का जो नतीजा हुआ अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, 12,000 का डिफरेंस कुछ नहीं होता है, उसको इजीली पाट सकते हैं।
जी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि अंतर कम था और ऐसी परिस्थितियाँ हो गई, और इसीलिए पार्टी का ये प्रयास है कि कोई भी ऐसे जो कारण हैं जिनसे हमारे जो माइंडसेट के वोटर हैं, जो एनडीए के प्रति झुकाव रखते हैं, उन वोटों का बिखराव नहीं हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति या वर्ग ऐसा नहीं लगे कि नहीं, अगर सामंजस्य करके कुछ सीटें देकर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये वर्ग हमेशा, आप देखिएगा कि जो सहनी समुदाय से मुकेश सहनी जी आते हैं, उस समाज के हमारे सीनियर डॉक्टर मुजफ्फरपुर से आए, चुनाव लड़े और पहली बार वो चुनाव जीत कर आए थे। फिर भी उनके समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए माननीय मोदी जी ने उनको अपने कैबिनेट में शामिल किया। तो पार्टी का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। और अगर कोई ऐसा युवा नेतृत्व किसी अन्य पार्टी में भी है जो एनडीए से जुड़ना चाहता है और केंद्रीय नेतृत्व अगर उसको स्वीकार करता है तो उनका स्वागत है। और पहले भी मुकेश सहनी तो भाजपा के साथ रहे ही हैं। जी बिल्कुल। खास करके पिछले चुनाव में तो आपने देखा था कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था और सहनी की पार्टी को एक भी सीट महागठबंधन में नहीं मिला तो भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके सहनी जी निकल गए थे और उनका कहना था कि जो है छुरा घोपा गया है, और उसके बाद फिर आ गए थे भाजपा के साथ। अब अभी जो वर्तमान राजनीतिक हालात चल रहे हैं डॉक्टर साहब, उस बीच में ये भी अभी हाल में अमित शाह जी का भी एक बयान काफ़ी वायरल हुआ बिहार में, और उसने शायद जो अलायंस एग्जिस्ट कर रहा है बीजेपी और जदयू के बीच, उसमें मुझे लगता है कि शायद एक डाउट, एन आयोटा ऑफ डाउट उसमें डाला। हालांकि तुरंत मैंने सुना कि नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू को, उन्होंने स्पष्टीकरण एक तरीके से देते हुए कहा कि भाई जब 2020 के चुनाव के नतीजे आए हम तो तीसरे नंबर की पार्टी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम चुनाव में उतरे थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसलिए मुख्यमंत्री आपको ही बनना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि अमित शाह का हाल का बयान कि वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये गैर ज़रूरी था? हालांकि आप अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इसका मायने यही था कि हमने तो पहले ही घोषित कर दिया है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका प्रश्न सही है। जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव की तो यही प्रक्रिया होती है कि जब चुनाव के बाद जो हमारा विधायी दल चुन के आएगा वो निर्णय लेता है और वो अपना नेता चुनता है और वो नेता मुख्यमंत्री बनते हैं। ये अंडरस्टूड बात जरूर है कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री रहेंगे चुनाव के बाद। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने उसी बात को कहा कि ये तो चुनाव के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि कौन रहेंगे। मोदी जी भी चुन के आए तो एक प्रक्रिया हुई, वो निश्चित था कि मोदी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन फिर भी जब चुन के आए हमारे सांसद तो एक जो संसदीय दल की मीटिंग हुई हमारे एनडीए के गठबंधन लोगों के, और उन्होंने बजायदा घोषित किया कि नहीं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो बात वही है, इससे ज़्यादा। डॉक्टर साहब, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, इतना कद बढ़ा भाजपा का, इतने राज्यों में पांव पसार लिए भाजपा ने, बिहार में पिग्गी बैकिंग कब तक आप करेंगे? आप अकेले अपने दम पर क्यों नहीं आगे बढ़ सकते भाई? व्हाई डू यू ऑलवेज नीड अ नीतीश कुमार और मुकेश सहनी और फॉर दैट मैटर चिराग पासवान? आप अपनी लीडरशिप को कभी डेवलप नहीं कर पाए उस तरीके से। कोई आप नीतीश कुमार के स्टेचर के समकक्ष आप दूसरा नेता खड़ा नहीं कर पाए, तभी तो आपको नीतीश 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 गिरती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी है, जिस तरीके से हाल के दिनों में हरकतें हम पब्लिक डोमेन में आई हैं, इसके बावजूद भाजपा नहीं लग रहा है कि ढो रही है नीतीश कुमार को। नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। नीतीश जी बड़े ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं। 20 सालों में उन्होंने बिहार का कायाकल्प किया है। मैं खुद 2005 के पहले पला बढ़ा हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई की है और मैंने उस दौर को जिया है जिस दौर में हम हमारे जैसे लोगों ने पलायन किया था उस वक्त, हमने उस दौर में हमने संघर्ष किया और नीतीश काल में हम फिर वापस भी आए। जी, लेकिन तभी तो डॉक्टर साहब चर्चा ये होती है कि 2005 से लेकर के 10 का जो स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाएगा नीतीश कुमार के, सड़कों का जाल हर तरफ बिछ गया। 15 से 20 में इलेक्ट्रिफिकेशन हमने ज़बरदस्त देखा, लेकिन बीच के कालखंड में नीतीश राजनीति में इस तरह से फंस गए कि राजनीति सिर्फ करते हुए नजर आए। उस तरीके से आपने लोगों का एस्पायरेशन लेवल तो बहुत बढ़ा दिया, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दिया, लेकिन उस पर खरे तो नहीं उतर पाए। मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आपके विपक्षी काफ़ी मुखर है। कोरोना काल में वाइल द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और बिहार गवर्नमेंट वॉज लुकिंग द अदर वे, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर वो पैदल ही आ रहे थे। नेबरिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर योगी सरकार उनको बसों में और हर जगह उनके लिए इंतज़ाम कर रही थी। जब नीतीश सरकार की यहाँ पर छीछालेदर होती है, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत उनको सुविधाएं दी गई हैं। और वर्कर्स जब आ गए, क्वारंटाइन होने के बाद जब आ गए, आपको पता है कि इसी राज्य में एक ममूथ एक्सरसाइज किया गया था स्किल मैपिंग का।
आप सोचिए स्किल मैपिंग आपने जब कर लिया 30-32 लाख वर्कर्स का, आपके पास कितना ह्यूज डाटा बैंक है। आप चाहें तो उस ह्यूज डाटा बैंक से बिहार को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस बाबत हमने कहीं कोई एक्टिविटी नहीं देखी, कोई कार्यक्रम नहीं देखा। आप इथेनॉल हब बनाने की कोशिश करते हैं, सब खटास में चला जाता है। यानी कि नीतीश कुमार ने को 20 साल में जो करना चाहिए था वो डिलीवरेबल्स नहीं आ पाया। नीतीश कुमार सिर्फ फंस करके रह गए कि ठीक है हमने सड़क बना दी, हमने बिजली दुरुस्त करी, थोड़ी बहुत कानून व्यवस्था। हालांकि अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस वेयर टू हाई, और ये एम्बिशन, ये एक्सपेक्टेशंस नीतीश कुमार की खुद की क्रिएशन है। ये आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा के लिए कुछ हद तक बैगेज होगा? आप बगल के राज्यों को ही देख लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि भाजपा के लिए बैकअप होगा। और ये कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कुछ कमियां और आपने जो प्रश्न उठाए वो भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, मैं मानता हूं। देखिए, कानून व्यवस्था कितनी भी दुरुस्त हो, छोटे मोटे अपराध जो गैर संगठित अपराध हैं उनको आप नहीं रोक सकते हैं। कहीं राह चलते किसी से कुछ छीन लिया गया या ये हुआ, आपको देखना ये होगा कि जब अपराध कोई घटना होती है, अपराध की घटना, तो उस पर प्रशासन का रिस्पॉन्स क्या होता है। पहले के ज़माने में जब किसी का अपहरण हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी की गाड़ी उठ जाए, तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल जो घराने थे वहीं मांडवाली हुआ करती थी। लोग जाते थे और होता था कि भाई इतने पैसे दे दो, छोड़ दिया जाएगा। आज पुलिस प्रयास करती है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है या पकड़े जाते हैं। और आप ऐसी घटना अब नहीं देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो प्रदेश हमारा है वो अपराधियों के ही चंगुल में है। ऐसे गैंग्स चल रहे हैं जो स्थानीय तौर पर वसूली गई। इत्तेफाक रखता हूँ डॉक्टर तो साहब, ये एक बड़ी मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए क्या है कि कम से कम ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा कानून व्यवस्था जो है उस पर लोगों का एतबार हुआ है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने सवाल आपको जो किया था वो सवाल का स्कोप बहुत बड़ा था। सवाल ये था कि एक्सपेक्टेशंस आपने 2005 से लेकर के 10 तक जो लोगों के जहन में एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किया, जैसे मेरे जैसे ही लोग हैं जी, हम वो 90 के दशक में हम पलायन कर चुके थे, लेकिन 2005 के बाद जब वो बिहारी तमगा, जिसको स्टिग्मा हम कहते हैं, वो स्टिग्मा उस तरीके से नहीं लगने लगा, क्योंकि नीतीश यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क कर रहे थे, हर तरफ उस बात की चर्चा हो रही थी। तो एक्सपेक्टेशन तो नीतीश कुमार ने ही क्रिएट किया था, एक्सपेक्टेशंस हमारे उन्होंने क्रिएट किए थे। तो एक्सपेक्टेशन किससे, उम्मीद किससे लगा करके रहते? नीतीश कुमार से ही। मौका क्या कम मिला उनको? आप समझ रहे 2025 तक लगातार मुख्यमंत्री रहना। जी बिल्कुल। फिर भी एक बिहारी होने के देखिए, एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ाया गया है तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने बढ़ाया। तो जहां तक ये डिलीवर का किया, जी डिलीवर अगर उतना नहीं हुआ है, या जनता की नज़र में अगर ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं जितना हमने उम्मीद की थी सरकार ने उतना नहीं किया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। जनता की एक्सपेक्टेशन हमेशा सरकार के प्रयासों से, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जनता की एक्सपेक्टेशन सरकार के प्रयासों से कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि सरकार को भी हमेशा लगे कि नहीं भाई हमारे लिए करने को बहुत कुछ है। कभी भी वो सरकार में संतुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिए कि हमने इतना कर दिया कि अब कुछ करने को नहीं है। मैं तो कहूँ कि लाखों लोगों को नौकरी दे दूँ, सड़कों का जाल बिछा दूँ, सब कुछ कर दूँ, फिर भी सरकार पर जनता का ऐसा दबाव होना चाहिए और सरकार को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ है। जनता का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, ये भी एक इंडिकेटर है कि जनता को इस सरकार में विश्वास है। जो कमी है वो भी एक इंडिकेटर है कि नहीं जनता और चाहती है, हमारी सरकार को और प्रयास करने की गुंजाइश है। जहाँ तक नीतीश जी का प्रश्न है, 20 सालों में उन्होंने हर फेज में कुछ कुछ नए स्कोप लेके चले और कार्य किया, और इन कार्यों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे क्षेत्र में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, और इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि इस बार ऐसा मैंडेट मिले कि आने वाले समय में उन मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए और बिहार को अभी से एक स्वर्णिम बिहार, जैसे कि हम मौर्य वंश, गुप्त वंश में पढ़ा करते थे अपनी प्राचीन इतिहास की किताबों में कि बिहार ही भारत की राजधानी हुआ करता था, चाहे वो मगध हो, पाटलिपुत्र हो या वैशाली गणराज्य में सबसे पहला लोकतंत्र हुआ था, तो वो भारत का स्वर्णिम काल बिहार से ही था। और उस स्वर्णिम काल, भारत के स्वर्णिम काल को वापस लाने में बिहार की ही भूमिका होगी, और जो स्वर्णिम काल वापस आएगा उसमें एनडीए की ही सरकार उसको वापस ला सकती है। आज के परिदृश्य में कोई अन्य राजनैतिक विकल्प यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। विकल्प के रूप में एक प्रशांत किशोर भी खुद को मतलब कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट करने का। आपको याद होगा
कि कई ज़िलों का वो दौरा कर चुके थे, बहुत बड़ा डाटा बेस भी बना रखा है। पहले तो एक बर्ड्स आई व्यू हुआ करता था प्रशांत किशोर का जब वो स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करते थे, और आज की तारीख में आप देखिए कि लोगों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। और जब लोगों के साथ 1-to-1 संवाद, जो ना तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे होंगे, मुझे वैसी जानकारी नहीं कि कोई ऐसी कार्य योजना उन्होंने तैयार की है, लेकिन प्रशांत किशोर का मैं देख रहा हूं कि जब वो पब्लिक डोमेन में पहुंच रहे हैं, एक्सेलेंट पीपल कनेक्ट इस्टेब्लिश करने में सक्षम हो रहे हैं। जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका एक्सेलेंट एक पीपल कनेक्ट हो रहा है और वो इको करना शुरू कर रहा है। आपने उपचुनाव के नतीजे देखे, प्रशांत किशोर कैन नॉट बी रिटन ऑफ, यू कैन नॉट मार्जिनलाइज हिम। वो इस बार कितनी सीट लाएंगे इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन प्रशांत किशोर कितने बड़े फॉर्मेडेबल फोर्स के रूप में उभरेंगे इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की तरह अगर मैं सोच के एनालिसिस करूं कि प्रशांत किशोर जी का क्या रोल होगा, तो आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में हमेशा जो दो मुख्य पार्टियां होंगी, चाहे वो महागठबंधन या एनडीए के जो कैंडिडेट होंगे, उसके अलावे हमेशा तीसरे चौथे नंबर पर भी कुछ महत्वपूर्ण कैंडिडेट हुआ करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं या कभी छोटे दलों से होते हैं, और ये होते हैं। इस तरह के लोगों को ही वो चुन चुन कर खोज रहे हैं प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। और मैं ये मानता हूं कि ये जो यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए कैंडिडेट हैं, जो बिखरे हुए कंकड़ हैं, उनको चुन कर वो अपना आशियाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। और जब भी आप चुनाव में डेटा का भी एनालिसिस करिएगा तो एक दोनों मुख्य दलों के अलावे एक सिग्निफिकेंट वोट परसेंटेज ऐसे जो फोकल पॉकेट्स में जो एक्टिव कैंडिडेट हैं उनको भी जाया करता है। तो उनकी सफलता यहीं तक सीमित होगी, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो ऐसे फोकल एक्टिव कैंडिडेट्स हैं वो उनकी पार्टी से जुड़ेंगे, जहां एक इंडिपेंडेंट जीता करता होगा या नज़दीक पहुंचता होगा, फाइट में आता होगा, तो वो ऐसे कैंडिडेटों को वो अपने पार्टी के सिंबल से लड़ाएंगे और उनको तीसरे चौथे की रेस पर वो वोट कटवा के अलावे और कुछ नहीं। आप नहीं, वोट कटवा वो रहे या कोई और रहे, हमेशा तीसरा चौथा एक होगा। आप हर विधानसभा को एनालिसिस करेंगे तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि सिर्फ दो कैंडिडेट हेड टू हेड फाइट में रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, तो वो तीसरे चौथे कॉर्नर पर ही रहेंगे, उससे ज्यादा तो क्या लग रहा है कि ज़्यादा डैमेजिंग किसके लिए होंगे? हालांकि यही उपचुनाव जो 4 सीटों पर हुआ था उसमें ज़्यादा डैमेजिंग तो महागठबंधन के लिए हो गए थे। इस बार क्या होगा? और इसी वजह से आप देख रहे हो ना कि तेजस्वी यादव हों या फिर विपक्ष के जितने भी नेता हैं, सब कहते हैं भाई भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर। देखिए, हर कोई अब निगेट करने के लिए, देखिए सबसे पहली बात तो कि पहली बार वो चुनाव में आ रहे हैं, तो उनके विरुद्ध अगर सीधे तौर पर कुछ कहा जाए तो कुछ कहने को है नहीं। जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस है, उसके विरुद्ध सीधा कहा जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कांग्रेस ने खाट पे चर्चा शुरू जी की बिल्कुल, वही मैं बड़ी अच्छी चर्चा शुरू की थी। इन्होंने क्या किया, वहाँ जा कर के मिला दिया भाई अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को। खाट की चर्चा को बिल्कुल दरकिनार किया गया और उसके बाद यूपी के छोरे का स्लोगन आ गया। अब 2015 में देख लीजिए बिहार में क्या किया प्रशांत किशोर ने। अगर सिर्फ हम ये 2 राज्यों की ही बात कर ले, टीएमसी के साथ क्या किया, बाकी साउथ के राज्यों में क्या किया प्रशांत किशोर ने, यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड था, किसी कल्पना के परे था जो चीज़, भाई छोटे भाई बड़े भाई को साथ मिला दिया और खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। तो प्रशांत किशोर एज अ स्ट्रेटेजिस्ट तो एस्टैब्लिश्ड हैं, सबको पता है कि एस्टैब्लिश्ड हैं। अब प्रशांत किशोर कई महीनों से मशक्कत कर रहे हैं, वो समझने की मतलब बिहार के पल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और समझने के बाद डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई इस बार जो छठ में आएगा उसको वापस नहीं जाना है, कोई लोगों का दर्द जाना है, उन महिलाओं का दर्द प्रशांत किशोर जान रहे हैं कहीं न कहीं। मैं उनका माउथ पीस नहीं बन रहा हूँ, आई गॉट माई ओन शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर हिज से पॉलिटिकल स्टैंड, लेकिन एक बहुत न्यूट्रल असेसमेंट के रूप में मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब वो ऐसे मुद्दे उन महिलाओं के समक्ष उठाते हैं जिसका पति साल में तकरीबन 11 महीने सूरत या पंजाब के किसी जगह पे रहता है और बहुत मुश्किल से किसी तरीके से ट्रेन में टिकट मिलता है, वो पहुंचता है त्यौहार के वक्त अपने घर पे, तो ये जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सोडस हो गया, वहाँ पर प्रशांत किशोर प्रहार कर रहे हैं। और ये 20 साल में नीतीश कुमार एड्रेस नहीं कर पाए हैं। एक्सोडस फॉर एजुकेशन, एक्सोडस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये अगली रियलिटी थी 1990 के बाद भयंकर तरीके से, और आज भी अगली रियलिटी है। यू विल एक्नॉलेज द फैक्ट कि नीतीश कुमार मिजरेबली फेल किए हैं इसमें।
देखिए, जहाँ तक एक्सोडस की बात है, देखिए पॉपुलर डिमांड क्रिएट करने के लिए जो एक्सोडस की बातें को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उससे मैं उतना सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि दुनिया के हर कॉर्नर में एक्सोडस हो रहा है, और एक्सोडस प्रायः मजबूरी में कम होता है, बेटर अपॉर्चुनिटी की आशा में ज़्यादा होता है। ये बताइए सर कि बिहार के किसी भी खेत में आप पंजाब के मजदूरों को काम करते देखे हैं क्या? लेकिन आप वही पंजाब देखिए, बिहार से ज़्यादा बुरी स्थिति है, पूरा पंजाब खाली हो चुका है। पंजाब के ज़्यादातर युवा कनाडा में, यूएस में, मेरे कुछ मित्र हैं, चले गए, मेरे कुछ मित्र हैं जो प्लान अपनी प्रेगनेंसी वहां प्लान करते हैं कि मेरा बच्चा वहां जन्म ले और उसे ग्रीन कार्ड मिले। आप उनकी सोच सोचिए, आप उनकी सोच सोचिए, और यहाँ पर तो नहीं सोच नहीं है। देखिए, इसको हम लोग पॉपुलेशन ड्रिफ्ट या पॉपुलेशन शिफ्ट कहें। आप देखिए कि बिहार में ही ऐसा नहीं है कि एक्सोडस सिर्फ बाहर के राज्यों में हुआ है। मैंने ऐसा देखा है, महसूस किया है कि गाँवों से शहरों की तरफ पलायन हुआ है। जी, शहरों की तरफ पलायन हुआ है। हमारे गाँव के जो लोग सक्षम है, कोई पटना आया, कोई दिल्ली गया, जो वहाँ नहीं आ सकता है वो जिले में या तहसील में, तालुके में, माइक्रो लेवल पे सर ये करते हैं। अभी 10 दिन पहले हायर स्टडीज़ के लिए मेरा बेटा चला गया ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अब लाखों जो वो फ़ी होगा वो उस इंस्टीट्यूट को जाएगा, वो जिस हॉस्टल में रहेगा या उसके साथ के जितने बच्चे गए हैं वो हॉस्टल में फ़ी जाएगा, जो खान पान होगा वो वहाँ होगा। उसी तरीके से आप देख लीजिए कि किस तरीके से कोटा में बच्चों का पलायन होकर के यहाँ से जा रहा है। तो हम डेवलप नहीं किए तभी ना। एजुकेशन हब तो कम से कम बन सकते थे, उसके लिए आपको बहुत मतलब ये नहीं करना था। नहीं, ठीक, लेकिन है क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन इट इज़ कंपेयर टू कोटा और अदर प्लेसेस, वो थोड़ा कहीं ना कहीं हमारा लैकिंग। देखिए, लेकिन उस पर भी बहुत काम हुआ। आप देखेंगे कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा था तो बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे और 2 प्राइवेट, मतलब टोटल 8 में। आज आप देखिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला के 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। IIT खुली, एक एम्स चल रहा है, दूसरा एम्स भी बनने लगा है, साथ ही IIM भी खुला है, और निफ्ट का भी खुला है, मैनेजमेंट के लिए बोध गया में खुला है। तो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार ने इतना प्रयास किया है कि इंस्टीट्यूट खुले। अब इस तरह के इंस्टीट्यूट रातों रात नहीं खड़े हो सकते हैं, एक समय तो ज़रूर लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे कोटा जाया करते थे, आज मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अपने कई मित्रों को जानता हूं जिनके कोचिंग संस्थान कोटा से भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक जो माइंडसेट रहा है कि नहीं कोटा जाके हम पढ़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हजारों बच्चे यहाँ से अच्छा मार्क्स लेकर उत्तीर्ण होते हैं यहीं से पढ़ के और कोचिंग करके। आप खान सर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनका कोचिंग का तरीका और स्टडी से उनको सैल्यूट करता हूँ जी। तो आप बहुत आसान तरीके से ऐसे टैलेंट बिहार में भरे पड़े हैं। और देखिए, पहले क्यों नहीं बिहार में ये पनपे, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि जिन कोचिंगों में पढ़ के मैंने MBBS निकाला, उन कोचिंगों को आए दिन धमकी मिलती थी। वहाँ BM दास रोड में और मखनिया कुआं में बम फूटते थे उनसे रंगदारी के लिए। ऐसी स्थिति थी कानून व्यवस्था की। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, कोई शिक्षक या कोचिंग चलाने वाला जो भी व्यवसायी है, कि नहीं हमको दिन रात थ्रेट आते हैं, हमसे वसूली होती है और हम छोड़ के चले जाएंगे या बंद कर देंगे। तो माहौल इतना बदला है तो संस्थान भी बदलेंगे। आपको लगता है और हमेशा पलायन को आप निगेटिव दृष्टि से नहीं देखिए। आप ये भी तो सोचिए कि बिहार का कोई बच्चा, मान लीजिए बाहर, मैं तो अपना उदाहरण आपको दिया, रिवर्स पलायन मैंने आपको बताया, जैसा कि आपने बताया रिवर्स पलायन किया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद जगी कि बिहार में किया जा सकता है अब कुछ। लेकिन एक चीज है, एक जाते जाते मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। जिस परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार इतने मुखर थे, आज अब चर्चा आम है कि निशांत की राजनीति में एंट्री लगभग तय है। इस पर हम आपका चाहते हैं पर्सपेक्टिव। देखिए, अगर निशांत जी राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। जहाँ तक आप परिवारवाद की बात करते हैं, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर उसका माता पिता राजनीति में है, इससे उसको आप राजनीति के अयोग्य घोषित कर दे तो मुझे लगता है कि यह अन्याय होगा। अगर वो व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से, अपना धीरे धीरे एक प्रयास करके और पार्टी में आता है या पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन प्रोसेस में आता है और वो निर्वाचित होता है, वो पार्टी में काम करता है, सरकार में काम करता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसको आप उस परिवारवाद की परिभाषा में नहीं डाल सकते। परिवारवाद हम उसे कहेंगे जहाँ ये तय है कि भाई फलाना जी हैं और इनके बाद इनके पुत्र होंगे या इनके पुत्री होंगे। और यही नहीं, जैसे मुगलों में ऐसी लड़ाई हुआ करती थी परिवार में, सत्ता
परिवर्तन के समय कि जब पिताजी वृद्ध हो गए, देहांत होने की परिस्थिति में है, तो बेटों में लड़ाई होती थी, मारकाट होती थी कि भाई उसको पीछे कर दो, उसको आगे कर दो। वैसी चीज़ें जब परिवार में हो रही हैं तो उसको हम परिवारवाद कहते हैं। अगर निशांत जी एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी में आते हैं, वो टिकट लेकर चुनाव भी लड़ते हैं और चुनावी राजनीति में आते हैं और जनता उन्हें अपना मत देकर निर्वाचित करती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शायद वैसा अगर होता है तो मुझे लगता है कि जो जिस जदयू के भविष्य को लेकर के इतने सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश के बाद कौन संभालेगा, तो मुझे लगता है उस सवाल का जवाब वहाँ पर मिल जाता है कि निशांत उस तरीके की परिपक्वता अगर दिखाते हैं तो उस सवाल का वहाँ पर जवाब मिलता है। जी बिल्कुल, ये सवाल का जवाब मिलता है, लेकिन जदयू के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। सर, क्षेत्रीय दल पर सवाल तो खड़े होंगे ही, सवाल खड़े हो। देखिए मायावती पार्टी का क्या हुआ, कोई सक्सेसर या टीएमसी पर नहीं, लेकिन आप बीजेडी का आप देख लीजिए कि क्या स्थिति। एक सक्सेसर जब तक आप नहीं देते हैं, उत्तराधिकारी नहीं देते हैं, तो रीजनल पार्टीज का सर्वाइवल फिर उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए ये राजनीतिक प्रश्न रहते हैं क्षेत्रीय दलों में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जदयू की परिस्थिति उससे बहुत बेहतर है। उसमें अच्छे नेतृत्व के जो वहाँ के नेता हैं, जो नीतीश जी के बाद हैं, चाहे वो विजय चौधरी जी हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं। अब कहा भी जा रहा है कि ये लोग निर्णय जी चूँकि ये लोग लंबे समय तक उनके सहयोगी रहे हैं नीतीश जी के। डॉक्टर साहब आप आए और बहुत पर्सपेक्टिव में आपने चीज़ों को आज रखा हमारे इस चर्चा में। तो मित्रों, इस चर्चा में आज इतना ही। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी आए थे और बहुत सारे विषयों पर हमने इनसे चर्चा की। आपने इनको सुना, लेकिन आपसे हमारी एक शिकायत है। आप चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपसे एक ही वादा करना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति का सबसे सटीक विश्लेषण बिहार चुनाव तक आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।